6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत देश की बेटियों की आवाज के साथ। आखिरकार 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिलने की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद तय हो गया कि अब निर्भया के चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। 7 साल की लंबी लड़ाई, कानूनी दांव-पेच और लंबी जिरह के बाद आखिरकार देश की बेटी निर्भया को 8 दिन बाद पूरा इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ये जीत अकेले निर्भया की नहीं, ये जीत है उन तमाम महिलाओं की जो इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। ये जीत निर्भया की अकेली मां की नहीं, बल्कि उन तमाम मांओं की जीत है जो निर्भया कांड जैसी घटनाओं के बाद दहशत में आ जाती हैं। निर्भया के गुनहगारों को 22 जनवरी को फांसी होगी। क्या 7 साल का लंबा समय और इंतजार देश की बेटियों को गवारा नहीं? क्या 7 साल तक कानूनी दांव-पेच में देश की बेटी के इंसाफ को लटकाना देश को गवारा नहीं? इन सब मुद्दों और सवालों पर देश की बेटियां क्या सोचती हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे अपने तमाम साथी संवाददाताओं के जरिए देश के अलग अलग 5 शहरों से। लेकिन 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार वो इंतजार उस मां का खत्म हुआ जिसने अपनी बेटी को इंसाफ के लिए लड़ाई को ही अपना हथियार बना लिया। वो 4 दोषी जो अब अपने अंजाम को भुगतनी बेटी को इंसाफ के लिए लड़ाई को ही अपना हथियार बना लिया। वो 4 दोषी जो अब अपने अंजाम को भुगतने के लिए अब तैयार हैं और जल्द ही उन्हें फांसी दी जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट जिसने एक बार फिर साफ कर दिया कि याचिका खारिज की जाती है, क्यूरेटिव याचिका की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। तो 3 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें इस पूरे इंसाफ के इंतजार की कहानियां कहती हैं। लालिमा हमारे साथ जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से, वर्णित हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्वशी खोना मुंबई से जुड़ेंगी, वहीं नाज पटेल इंदौर से जुड़ेंगी और इसके साथ श्रेया चटर्जी भी दिल्ली से आएंगी तमाम बेटियों के साथ। अभी हमारे साथ लालिमा जुड़ चुकी हैं इस वक्त चंडीगढ़ से और हमारे साथ वर्णित गुप्ता लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लालिमा, आपके पास सबसे पहले आता हूं। ये एक ऐसी काली रात थी जिसने भारत की एक बेटी को दरिंदों का जुल्म था उसे सहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस काली रात के बाद जो सवेरा आया उसने पूरे देश को जगाया, हर देशवासी को जगाया और आज हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर वो इंसाफ होगा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपके आसपास तमाम लड़कियां, तमाम बेटियां, तमाम बहनें हैं। उनसे पूछिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज करने के बाद वो क्या सोचती हैं और समाज में महिलाओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उस पर उनकी क्या राय है। जी हाँ, इस समय मैं सेक्टर 17 चंडीगढ़ में हूँ जहाँ मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिनका कहना है कि आज देश की जीत हुई है। आज 7 साल बाद ये पता चल गया है कि आज भी कानून हमारे देश में जिंदा है। जहां 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का रेप हुआ, जिसके इंसाफ के लिए हमने इतना इंतजार किया, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका पिटीशन भी खारिज कर दिया गया है। तो हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है इस सब मुद्दे के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे खारिज कर दिया गया इस पिटीशन को, अब उनको 22 जनवरी को फांसी होकर रहेगी, तो आपको लगता है कि अब हमारे देश में जो रेप केसेस हो रहे हैं उनको इंसाफ मिला करेगा? बिल्कुल जी, हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मान है कि उन्होंने ये फैसला किया है और सेम डेट पर वो फांसी कर रहे हैं। हम फख्र महसूस कर रहे हैं इस चीज के लिए। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये निर्भया के परिजनों की जीत नहीं है बल्कि पूरे देश की जीत है। पूरे देश की खुशी है कि उनको 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। तो आप क्या कहना है कि इस फांसी के बाद जो रेप केसेस हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा कानून व्यवस्था बहुत अब कठिन हो जाएगी? ये जो निर्भया का केस था, ये इसके बाद जो लैंडमार्क जजमेंट्स बन गई, कानून चेंज हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गई,
इससे क्या हुआ, जो जस्टिस जो था पहले वो कहते थे कि इसके कानून के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अब वो देर भी नहीं रही और नहीं अंधेर है। अब सारा काम बढ़िया हो रहा है और जस्टिस जो है वो प्रिवेल कर रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो इन पे जो रूल नए बनाए, लॉ जो इनेक्ट किए हैं, वो मेरे को इससे पता लगता है कि भी सारी लेडीज जो अभी वुमेन हैं वो एम्पावरमेंट को एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ये एक रोल प्ले कर रहे हैं। लालिमा, एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। जैसा आपके साथ मौजूद एक शख्स कह रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, उसका आंकड़ा आखिर क्या कहता है? महिलाएं जो अपने खिलाफ हुए अपराधों की एक हर पल पर वो लड़ाई लड़ती हैं, उसमें जीत हासिल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन देश के अपने रिकॉर्ड क्या कहते हैं? वो रिकॉर्ड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से साल 2018 में देश में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। साल 2018 में रेप के 32,632 मामले हुए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,450 रेप की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 15 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली में करीब 1,217 बलात्कार की घटनाएं हुई और महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो मामले हैं उनका आंकड़ा 3,78,000 पार कर गया। महिला सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे खतरनाक स्थिति पर। साल 2018 में देश में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये कुछ एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर क्या क्या चल रहा है यहां पर। चलिए, हमारे साथ तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं और इस वक्त सीधे हम चलते हैं नाज पटेल के पास, जो इंदौर में हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई हैं। नाज, हमने तमाम आंकड़े दिखाए जो कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। क्या जिस तरह से चंडीगढ़ से आवाज आ रही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे हैं, इंसाफ हो रहा है, चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा हो कि अगर हमें सजाएं ज्यादा देखने को मिले, अगर सजाएं वक्त पर दिखेंगी तो शायद इस तरह के कहानी या वारदात भी सामने आना कम हो जाए या बंद हो जाए। बिल्कुल लाजमी है। जिस तरह से आज जो फैसला आ रहा है और निर्भया के जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा लगभग तय हो चुकी है, इससे एक तरह से हर्ष और खुशी का माहौल है। लेकिन जो सजा का जो एक लंबा समय था उससे कहीं न कहीं तो रोष भी देखने को मिल रहा है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा। हम सबसे पहले पूछेंगे, हमारे साथ एक महिला साथी है, कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। मेरा मानना ये है कि अभी जो ये केस आया है वो हमारे पक्ष में आया है, जिससे ना कि सिर्फ मुझे और ना कि सिर्फ देश की लड़कियों को, इवन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत चिंता में रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, वो बहुत निस्फिकर हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए। नाज, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपके ऑडियो में, साउंड में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हम इस वक्त जुड़े हुए हैं वर्णित के साथ भी, जो कि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। वर्णित, लगातार ये बातें होती हैं कि महिला सुरक्षा के लिए किया जाना है, उस पर जमा खर्च होते हैं, कागज घिस दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति संभलती हुई नहीं दिखती। और उसी की वजह है कि एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में खतरनाक तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा बढ़ा है। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव खारिज कर देता है, यानी अब सजा देने में देर नहीं है। आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, और इस पर भी कि आसपास जहां रह रहे हैं वहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की क्या स्थिति है और बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक एक करके ये सारे सवाल यहाँ पे जो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये यूथ फेस्टिवल चल रहा है, नेशनल यूथ फेस्टिवल लखनऊ में चल रहा है, और यहाँ पे कई प्रदेश के यहाँ पे जो युवा हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो हमारे पास जो आवाज आएगी वो पूरे देश की होगी। तो हम पहले आपसे शुरू करते हैं, मुझे ये बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा कि जो निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी मेंटेन किया गया है कि फांसी की सजा होगी सारे अपराधियों को, उसको आप कैसे देखते हैं, और आपके क्षेत्र में कैसे अपराध अभी क्या कुछ कम हुए हैं, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, जो रेप्स की वारदातें हो रही, क्या वो कम हुई है कि नहीं हुई है? फिलहाल अभी इंडिया में तो बहुत सारे रेप होते हैं, लेकिन ये जो चीज है फांसी, उनको एक बार में तो मार दिया जाएगा फांसी देके, क्या वो चीज वो फील कर पाएंगे जो उन्होंने एक लड़की को दर्द दिया, पल पल वो लड़की तड़पी, पल पल उसको दर्द हुआ, वो एहसास वो कर पाएंगे फांसी से? ये गलत सजा है, उन्हें पल पल तड़पाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने उस
लड़की को तड़पाया। ठीक है, पल पल तड़पाना चाहिए। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? मैं तो हाई कोर्ट के इस डिसीजन का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सपोर्ट करती हूँ पूरी तरीके से, और देश में से एक नई लहर पहुंची है। उसे निर्भया को इंसाफ मिला है, ऐसे हर लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, बस इसी की कामना। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति क्राइम है वो बढ़ रहा है, इसका डेटा जो है एनसीआरबी की तरफ से आया है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? गंभीर है ये बहुत गंभीर मामला है, और लोगों को इसकी ये तो मैं मानती हूँ कि सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए लोग अब इन लोगों को, ऐसे लोग, क्योंकि वो एक तरीके से लड़की की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, आप कैसे देखती हैं? नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम दीप्ति राजपूत है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ रेसलिंग की। अच्छा। और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। तो आप रेसलिंग की, आप तो कुश्ती में पटकनी दे देंगी आप। यस हैं? हाँ जी। लेकिन कैसे देख रही हैं आप ये जो फैसला सरकार की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, इसको आप कैसे देखती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले उन्हें तड़पाना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उसके बाद ही फांसी होनी चाहिए। इंसाफ हुआ है? अभी भी इंसाफ नहीं हुआ है। फांसी दी जाएगी तभी तो इंसाफ होगा। ठीक है, फांसी दी जाएगी। आप लोग कैसे देखते हैं? मुझे जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, फांसी की सजा जो है अभी भी मेंटेन की गई है सारे ही आरोपियों के लिए, निर्भया के, कैसे देखते हैं आप इसे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, ऐसे ही होना चाहिए जैसे वो लड़कियों के साथ करते हैं, उन्हें खुलेआम फांसी की सजा देनी चाहिए। बहुत अच्छा किया है। 7 साल लग गए इस केस को सॉल्व होने में। इसके ऊपर पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद जब अब जो फैसला आया है, आपको लगता है कि इसके अंदर और भी जल्दी फैसले आने चाहिए? जी हाँ, जैसे लड़कियों के साथ हो रहा है आजकल, तो उन्हें डायरेक्टली फांसी की सजा दे देनी चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। आपके क्षेत्र में बड़े तुम समझ पा रहे हैं दर्द, हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल सीधे और सबसे बड़ा यही है कि इस तरह की वारदात आत्मा तक को हिला देती है, जैसा एक जस्टिस ने भी अपने जजमेंट में कहा था। आप बने रहिए, आपके पास एक बार फिर आएंगे। लेकिन एनसीआरबी का एक डाटा, एक आंकड़ा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए, और ये साफ कहता है कि रेप की 93.7% घटनाओं में पीड़िता के करीबियों का हाथ सामने आया है। एनसीआरबी का डाटा, करीब 11,945 रेप की घटनाओं को ऑनलाइन फ्रेंड्स ने अंजाम दिया। वहीं रेप की 93.7% घटनाओं में करीबियों का हाथ सामने आया। 18,000 से ज्यादा रेप की घटनाओं को पीड़िता के दोस्तों ने अंजाम दिया। तो कहीं बहुत लड़की के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात करने में बहुत सारे लोग वो होते हैं जिस पर वो यकीन करती है, जिसको वो अपना साथी मानती है, जिससे अपने विचार साझा करती है। उर्वशी खोना हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। उर्वशी, बड़ा इंतजार था, तमाम दांवपेच इसमें लड़े गए, तमाम दांवपेच रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव खारिज कर दिया, हालांकि दया याचिका अभी वो लगा सकते हैं, लेकिन करीब करीब तय है कि अब उनको फांसी की सजा हो जाएगी। आपके साथ मौजूद लोग किस तरह से देखते हैं? और इस घिनौनी वारदात को, रेप को केवल रेप तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ये लड़की की आत्मा को भी झकझोरती है। आपके साथ मौजूद लोग किस तरह से देखते हैं? खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे ये हीनियस क्राइम बढ़ते जा रहा है पूरे देश भर में, और मैक्सिमम सिटी मुंबई जो एक टाइम पे सेफेस्ट सिटी कही जाती थी, वो अब इतनी ज्यादा सेफ नहीं है जितनी मानी जाती है। बात रही इस पूरे मामले को लेकर, निर्भया को लेकर, आइए हम लोगों से जानते हैं क्या उनकी राय है, किस तरह से आप इस पूरे जजमेंट को देखती हैं। क्यूरेटिव पिटिशन 2 लोगों की खारिज हो गई है, तो लगभग एग्जीक्यूशन बस आने में ही है, पर अभी भी थोड़ा सा विकल्प नहीं, ज्यादा टाइम इनको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज कोई नई चीज नहीं है। और बॉम्बे तो सबसे ज्यादा सेफ था, उसके बाद हम लोग ने उत्तर प्रदेश है आपका, और है सब पंजाब है, और सब जगह तो बहुत टाइम से चल रहा है। इस केस को लेकर, इस केस को लेकर आपको इमीडिएट हम लोग का भी सबका होना चाहिए, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी हमको बोलना चाहिए कि आप जल्दी, जितना जल्दी इसको कहेंगे तो लोग करेंगे, और इस तरह का अगर आप दंड देंगे तो शायद आगे भविष्य में हमारी लड़कियों का इतना कुछ होना जाना नहीं रहेगा। ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है इस तरह के हीनियस क्राइम्स को कहीं ना कहीं फिक्स लाने के लिए, कि ताकि ये और चीजें बढ़ती ना जाए। इसमें जिनको ये सजाएं, जितने खतरनाक इन्होंने ये कानून तोड़ के जो अपराध किए, उसके लिए उन्हें सजा हर हालत में मिलनी ही चाहिए, चाहे वो जुवेनाइल अपराधी हो या बड़ी उम्र का। लेकिन
इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उर्वशी आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और उन्होंने तमाम अनुभव हासिल किए हुए हैं। एक सवाल उनसे पूछिए कि लड़कियों को सेव करने की कोशिश से कहीं ज्यादा ये बेहतर नहीं होगा कि लड़कों को बचपन से घर में है उन्हें समझाया जाए, लड़कों पर नजर रखी जाए और उन्हें बताया जाए कि ऐसी किसी भी हरकत का जो अंजाम होता है वो ठीक ऐसा होता है जैसा इन 4 दोषियों के साथ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट इन सीनियर सिटीजन से हम बात करेंगे। मैम, आपने जो है बहुत अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस की है। ये बताएं कि लड़कियों को ये सारे टिप्पणियां देने के लिए कि आप ये करें, ये ना करें, इधर जाए और उधर ना जाए, इससे बेटर क्या ये नहीं है कि आप जो लड़के हैं उन्हें कहीं ना कहीं समझाए और उन्हें इनबिल्ट ये कंस्ट्रेंट्स दे, इनबिल्ट ये सारी चीजें डाले कि एक लड़की को रिस्पेक्ट और मान सम्मान से देखना चाहिए। लेकिन क्या है कि देखिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो दोनों तरफ से होना चाहिए। लड़कियों को भी समझना चाहिए कि रात के टाइम है या जिस तरह से ये घूमा फिरी हो ये करती है वो नहीं करना चाहिए, और लड़कों को ये देखना चाहिए कि जैसे मेरी माँ बहनें हैं वैसे ही ये हैं। अगर पहले इतना नहीं था, पहले आज से 50 साल जब था इंडिया में ऐसा, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना ये चीज नहीं है जहाँ पे ये बताया जाता है कि लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं निकलना है, पर लड़कों को जो है बाहर ना निकाला जाए ताकि लड़कियों की जो फ्रीडम है वो एक्सटेंड रहे। आप क्या कहेंगे? माता पिता की गलती है जी, बताइए आप क्या कहेंगे? ये जो है ये सब अपने माता पिता की गलती है, क्योंकि उन्होंने इजी छोड़ दिया है। पहले अगर 6 बजे के बाद अंधेरा होता था और लड़कियां नहीं आती थी, या लड़की भी 8 बजे हुआ तो माता पिता रखा था और वो कहना सुनते थे। आजकल कोई मान ही नहीं रहा किसी का कहना, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीडम दे रखी है। उर्वशी, हम समझ पा रहे हैं इनकी बातों को। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, लड़कों के साथ भी बच्चों के साथ भी, और उन्हें समाज में किस तरह से क्या चल रहा है वो वक्त पर समझाए जाने की जरूरत है। नाज पटेल हमारे साथ इंदौर से जुड़ गई हैं। नाज पटेल के साथ पिछली बार बात की थी तो ऑडियो में दिक्कत है। नाज पटेल हमारे साथ इंदौर से जुड़ गई हैं। नाज पटेल के साथ पिछली बार बात की थी तो ऑडियो में दिक्कत आ गई थी। नाज, सीधा सीधा सवाल अपने आसपास मौजूद लोगों से ये पूछिए कि अगर लड़कियों के खिलाफ अपराध होता है, पहली बात तो इस केस से जुड़ा हुआ पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को कैसे देखती हैं। अब करीब करीब तय है फांसी होगी। और दूसरा, क्या लड़कों को घर में माँ बाप के जरिए शुरू से ही नहीं समझाना चाहिए कि उन्हें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए और उनको समाज में कैसे उठना बैठना है वो सोच समझ के चलना चाहिए, नहीं तो अंजाम ठीक ऐसा होता है। बिल्कुल। आखिरकार अब देश की बेटी निर्भया को इंसाफ मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे निर्भया केस को आप कैसे देखती हैं? फैसला बहुत अच्छा है। आप फैसले का स्वागत करती हैं? जी बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये पूरा निर्भया का केस है, भले थोड़ा सा टाइम लगा, 7 साल लग गए, इस पूरे केस को आप किस तरह से देखती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि फैसला बहुत देरी से आया है, ये और जल्दी होना चाहिए था इस चीज का डिसीजन, लेकिन जो भी डिसीजन है उससे हम बहुत खुश है। और आगे भी अगर ऐसे ही फैसले रहे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुजरिम इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे पाएंगे, तो उन्हें इस चीज से बहुत डर रहेगा। तो इस तरीके के फैसले में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इस बात का हमें बहुत दुख भी है कि इतना ज्यादा समय लगा है। आपको लगता है कि जो लोग सीख देते हैं कि लड़कियों को देर रात तक नहीं घूमना चाहिए या सिर्फ संस्कार लड़कियों के लिए ही होते हैं, लड़कों को भी संस्कार देने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटना ना हो? हाँ, क्योंकि अगर हम सेफ हैं, हम अपने हम घूम लें कहीं पे भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सामने वाले की मेंटालिटी गंदी है तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी हमें सीख दी जाती है वो साथ साथ लड़कों को भी देनी चाहिए। बिल्कुल, लड़कों को भी जरूरत है संस्कार देने की, उन्हें भी सीख देने की। निर्भया केस से आखिरकार अब देश की बेटी को इंसाफ मिलने जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो भी रिजल्ट आया है हमारे हित में आया है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी गवर्नमेंट से कि जो ये रिजल्ट इतना लेट दिया है, ये रिजल्ट इमीडिएट मिले। यदि कुछ देर नहीं लगनी चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। समझ पा रहे हैं लालिमा, हम सीधे चलते हैं इस वक्त। नाज, समझ पा रहे हैं, हम सीधे चलते हैं लालिमा के पास जो कि चंडीगढ़ में हमारे साथ मौजूद है। लालिमा, वहां पर ये पूछने की कोशिश कीजिए उन पुरुषों से जो आपके साथ हैं और उनसे सीधा सा सवाल पूछिए कि क्या वक्त नहीं आ गया है घर के बेटों को, लड़कों को ये समझाने के लिए कि अगर वो सड़क पर जा रहे हैं तो किसी भी महिला का सम्मान पहली प्रायोरिटी होना चाहिए और वो सम्मान घर से ही सिखाया जाना जरूरी है, नहीं तो इस तरह के मामले होते रहेंगे। सजा देना उतना जरूरी नहीं है जितना सजा को रोका जाना, और उसके लिए लड़कों को ठीक ढंग से समझाया जाना घर से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। लालिमा,
जी जी, तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि अब ये वक्त नहीं आ गया है कि अब लड़कों को समझाया जाए कि अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एक महिला की इज्जत करें, कि सजा की बात ही ना आए, हम एक लड़के को ही समझाएं, कि बचपन से समझाएं कि कैसे उसे एक महिला की इज्जत करनी चाहिए। जी, पहले तो मैं चंद्रशेखर हिंदू हिमाचल से हूँ। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जब तक जो है नारी के सम्मान का एक विषय नहीं आएगा और इस तरह की मानसिकता जो कि एक ये जिहादी मानसिकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सबसे पहले जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस तरह का बदलाव आना चाहिए जो नारी का सम्मान, जिस तरीके से जो है रामायण में, गीता में साक्षात लिखा गया कि भी नारी जो है एक दुर्गा का रूप है, चंडी का रूप है। तो आज जो है भारत की जीत हुई है एक। चलिए, शिक्षा में बदलाव जरूरी है। लालिमा, अपने आसपास महिलाओं से भी पूछिए कि वो महिलाएं, उनका भी कोई भाई होगा, उनके साथ भी कोई छोटा बच्चा होगा, क्या उन्हें वो बता रहे हैं इसके बारे में? और इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर ये जो सजा है ये कितना असर डालेगी भविष्य में महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध को लेकर, अगर कोई ऐसी गंदी सोच रखता है तो? क्या आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं महिला की इज्जत करनी चाहिए, और अगर ये सब सजाओं से हमारे देश में असर पड़ सकता है कि अब रेप केसेस पे बहुत कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि संस्कार जो है वो सबसे पहले घर से ही दिए जाते हैं। दूसरा, जैसा कि नेताजी ने कहा था कि न्याय का देरी से मिलना भी एक तरह का अन्याय है, और आज माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो उस न्याय के ऊपर बिल्कुल न्याय की जीत है। और भविष्य में इस तरह के जो निर्णय हैं वो तुरंत होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इस सजा के बाद हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और हमें अपने बच्चों को ही सिखाना चाहिए, पहले हमें लड़कों को सिखाना चाहिए कि आपको एक महिला की इज्जत करनी आनी चाहिए? यस मैम, ये गवर्नमेंट ने जो भी हमारा फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है, पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि ये जो फैसले में 8 साल लग गए हैं, ये बहुत लंबा टाइम है एक परिवार के लिए। जिस फैमिली के साथ ये बलात्कार हुआ है, बहुत उस परिवार की हिम्मत है, 8 साल लड़के उनको लग गए इस लड़ाई को लड़ने में, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि कोई इंसान, किसी की माँ बहन किसी के साथ बलात्कार ना कर सके। चलिए, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, शिक्षा में ऐसा बदलाव होना चाहिए। और हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि हर जगह से एक ही चीज निकल कर आ रही है, और वो ये बात निकल कर आ रही है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, उसी की उम्मीद थी। लेकिन समाज को बदलने के लिए घर से भी ये बदलाव शुरू करने होंगे ताकि इस तरह के मामले आगे ना उठकर आ पाए। आप सभी हमारे साथ बने रहे, हम एक लंबी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली से हमारे साथ श्रेया चटर्जी भी जल्दी ही जुड़ने वाली है। ब्रेक के बाद जल्द आते हैं लौटकर, और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि क्या बदलाव देखना चाहती है जनता महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इन तमाम पर देश की बेटियों की आवाज है। निर्भया मामले में 2 दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। करीब करीब तय हो गया है कि इस तरह का जघन्य अपराध करने वाले इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये अपने अंजाम पर जरूर पहुंचेंगे और एक ऐसी नजीर कायम होगी जिससे आगे आने वाली तमाम दिनों तक लोगों को सबक मिलेगा जो अपराध की सोचते भी हैं। एनसीआरबी के कुछ आंकड़े हम आपके साथ सामने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। 2018 में 3,78,277 मामले दर्ज हुए। 2016 में 3,22,929 मामले दर्ज हुए थे। 2017 में 3,45,989 मामले दर्ज हुए। यानी रोक लगती दिख नहीं रही है। वहीं एनसीआरबी का दूसरा डाटा, उत्तर प्रदेश में 59,445 मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 35,497, खतरनाक सूबों की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 30,394, और इसके बाद मध्य प्रदेश 28,942 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज हुए, और राजस्थान 27,866 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे ऊपर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज करने के बाद
निर्भया की मां ने खुशी जताई है। हम सुन लेते हैं पहले निर्भया की मां को। तो निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, इस सुप्रीम कोर्ट के रुख पर खुशी जताई। कहा कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी और ये दर्द वही जान सकती हैं या हर वो मां जान सकती है जो अपनी बेटियों को लेकर चिंतित रहती है। इस मामले के बाद तमाम माएं चिंतित रहने लगी और हमारे साथ तमाम हमारे साथी संवाददाता जुड़े हुए हैं इस पर बात करने के लिए। लेकिन हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी ने दिल्ली में लोग क्या सोचते हैं उस पर एक रिपोर्ट भेजी है। आइए रिपोर्ट देख लेते हैं। जनवरी हम देखेंगे कि इन 4 कन्विक्टों को हैंग किया जाएगा। आइए बात करें लोगों से, उनका क्या कहना है इस मामले पे। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी है, आखिरी जो लीगल रेमेडी थी वो भी खत्म हो चुका है। हम 22 जनवरी को देखेंगे कि चारों कन्विक्ट को फांसी पे लटकाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इतने साल लग गए इस केस में, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सही मैसेज दिया जा रहा है लोगों के तहत? हाँ, टाइम बहुत लग गया डिसीजन आने में, बट एटलीस्ट जो डिसीजन डिजायर था वो आया। हमें जो चाहिए था वो हमें मिला। वी वांट दैट कि पीपल शुड बी स्केर्ड ऑफ डूइंग रॉन्ग थिंग्स। उनको डर होना चाहिए, अगर गलत काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। चाहे थोड़ा टाइम लगा, बट एटलीस्ट इट इज बीइंग डन। सो वी आर थैंकफुल टू आवर लॉ सिस्टम एंड पीपल अबाइडिंग द लॉ कि वो लोग कर रहे हैं, और पीपल अबाइडिंग द लॉ कि वो लोग कर रहे हैं और उन्होंने सही स्टेप्स ले लिए एट लास्ट। देखिए, हैदराबाद में भी हाल ही में हमने देखा था कि एनकाउंटर हुआ था, जहां पे लोगों ने सेलिब्रेट किया था एक एनकाउंटर को। एक दूसरे तहत हम देख रहे हैं कि इतने साल लगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक लीगल प्रोसीडियर से ये जो जजमेंट है, वो जस्टिस है, वो निर्भया के माता पिता को मिलेगा। तो क्या आपको लगता है ये एक सही तरीका है जस्टिस पाने का? सही तरीका तो है, पर हम कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन जो टाइम लगा है उसकी वजह से जो पर्सनल प्रॉब्लम्स उन्हें झेलनी पड़ी हैं, और जो अगर वो सही टाइम पे ये चीज हो जाती तो मे बी हमें इतने सारे केसेस बीच में और दौरान नहीं देखने पड़ते। तो अब के लिए भी ये बेटर है कि अब चलो थोड़ा टाइम बाद ये डिसीजन लिया गया तो उससे आगे में भी कुछ सुधार मिले, बट अभी तक तो कुछ ऐसा सुधार दिखा नहीं था, तो अब शायद कुछ बदले। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा चीज बोला कि बहुत सारे और भी हमने केसेस देख लिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे कांड होने बंद हो चुके हैं। लेकिन ये फांसी होने के बाद क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में डर आएगा, या फिर आपको लगता है और भी अलग तरीके के रेमेडियल चेंजेस भी जरूरत है? लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। क्या लगता है आपको? आप भी एक महिला है, आप लोगों को भी जाने काम करने निकलना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस की कमी अभी भी है लोगों में? अवेयरनेस की कमी नहीं है, डर की कमी है। थिंग इज, जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता ना किसी चीज को करने का, एक डंडा नहीं होता, तो हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। वी नो इट्स नॉट गुड फॉर अस, दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड, एंड हमें सब मालूम है, मगर हम वो फिर भी फॉलो नहीं करते जब तक कि हमें नहीं मालूम है कि अगर हमने ऐसा कर दिया एंड उसका एक इमीडिएट एक्शन होगा, या फिर उसके लिए वील बी पनिश्ड इमीडिएटली। बिकॉज द लॉ सिस्टम ना बहुत ज्यादा डिलेड चल रहा है, बहुत लैग बिहाइंड है, उसकी वजह से एक्शन आर टेकिंग प्लेस अगेन एंड अगेन, सच सर्कमस्टांसेस आर हैपनिंग बार बार। आखिरी सवाल आप दोनों से लेंगे, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आप लोग घूमते हो, सेफ लगता है? दिल्ली में कोई सुधार आई है? शायद सुधार आया होगा, बट आई डोंट, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कुछ चेंजेस आए हैं। एंड दिल्ली सेफ नहीं है, बिकॉज आप लोगों को देखोगे, उन्हें मालूम है दैट इट्स नॉट परमिटेड, नहीं है परमिट स्मोकिंग इन अ पब्लिक एरिया। आप उन्हें बोलोगे, वो नहीं मानते। इवन यू क्लिक देयर फोटोग्राफ, और आप पुलिस ने भी, आई जस्ट ट्राइड इट टुडे ओनली, आई क्लिक द फोटोग्राफ, और मैंने उसके बाद पुलिस को कॉल करा एंड आई टोल्ड हिम कि वो वहां पर लोग स्मोक कर रहे हैं, देन दे आर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, और वो नहीं सुन रहे हैं। सो पुलिस इंस्पेक्टर वाज लाइक, मैडम कोई बात नहीं, जाने दीजिए। एंड व्हेन आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बोला कि सर आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, सो ही वाज लाइक मैं अभी वहाँ ऑफिसर्स भेज रहा हूँ। तो अगर हम उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं आपको आपके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती हूँ, तब ही इज विलिंग टू डू, तब वो जागरूक, मतलब वो करना खुद से काम नहीं होता है, खुद से काम नहीं होता है। फाइनली जस्टिस आ रही है, लेकिन सेफ्टी की बात करें तो अभी भी लोगों को लगता है कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, हमें अभी भी बहुत काम आगे करने होंगे, जब हम शायद ये घटनाएं दोबारा नहीं देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ श्रेया चटर्जी, इंडिया न्यूज पर।
दिल्ली से श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट हमने देखी, जहां पर वो महिलाओं से बात कर रही थी। हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मणि गुप्ता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नाज पटेल इंदौर से जुड़ी हुई हैं, लालिमा चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं और उर्वशी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। लालिमा, सीधे आपके पास आता हूं। और अभी श्रेया से बात करते हुए एक लड़की ने ये बात बोली कि अवेयरनेस की कमी नहीं है, डर की कमी है। अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछिए कि क्या यही वजह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होते जा रहे हैं, लगातार हो रहे हैं तमाम सजाओं के बाद। जी जी, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में वो डर की कमी है, जहां जो रेपिस्ट है उनको डर नहीं है किसी चीज का, इसीलिए वो कभी भी कोई रेप करने से कभी हिचकिचाते नहीं है, कहीं सजा नहीं हो रही है, बल्कि अब सजा हो चुकी है पर कहीं ना कहीं डर की कमी। आपको लगता है ऐसा? नहीं मैम, अगर फांसी हो जाएगी उनको तो और लोगों को भी ये सब मिल जाएगा, क्योंकि लड़की इससे सेफ हो जाएगी। जी, आपको क्या लगता है कि इस समय हमारे देश में सेफ्टी है कि नहीं है? आप सेफ फील करती हैं? यस मैम, जब से उनको फांसी हुई है कुछ फर्क लग रहा है। आपको लग रहा है फर्क? आपको लगता है कि इस सजा के बाद बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है हमारे देश में? यस मैम। इसके अलावा आप क्या सजा चाहती हैं कि उनको और क्या सजा मिलनी चाहिए कि वो कोई रेप करने से पहले 100 बार सोचे, या कभी भी उनकी रूह ना माने कि वो एक रेप के लिए हाँ कर सके? डायरेक्ट फांसी। डायरेक्ट फांसी। लालिमा इनसे पूछिए, लालिमा इनसे पूछिए कि ये जब घर जाती हैं चंडीगढ़ में काम करने के बाद कहीं इधर उधर से, क्या ये मान के चलती हैं कि सब कुछ ठीक है, या दिल में कहीं कोई खटका इनके बना रहता है? जी जी, जब भी आप चंडीगढ़ के ऑफ कोर्स आप काम से फ्री होके, जैसे अभी रात ही हो चुकी है, जैसे अब आप घर को जा रही हैं, तो आपके मन में डर रहता है कि नहीं रहता है कि मैं सेफ हूँ, कि मैं घर एकदम सेफली पहुंच सकती हूँ? डर तो रहता है मैम। डर रहता है, तो वो क्या लगता है कि ये डर कैसे मिट सकता है आपका? अगर रेपिस्ट को फांसी दी जाएगी तो और लड़कों को भी सबको मिल जाएगा। आपको लगता है कि और सेफ्टी हमारी चंडीगढ़ की भी बढ़ानी चाहिए, बल्कि देश के हर एक कोने में सेफ्टी बढ़नी चाहिए, तभी एक लड़की सुरक्षित है? यस मैम। और वो सुरक्षित, चलिए, सेफ्टी बढ़नी चाहिए, सुरक्षित होगी लड़की। उर्वशी के पास चलते हैं। लालिमा, इस वक्त आप बनी रही हमारे साथ। उर्वशी, एक सवाल और जो अभी मैंने लालिमा से भी पूछा, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं हो सकता है बहुत बेहतर उसमें अपनी राय रखें। क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी नहीं है? अवेयरनेस जो है समाज में वो फैल चुकी है, लेकिन डर, सजा का असर, उसकी अभी कमी है, लिहाजा इस तरह के बदमाश, इस तरह के अपराधी गाये बगाए सामने दिखते रहते हैं। जी बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे साथ जो सारी लेडीज मौजूद हैं उनसे सीधा ये बात करता है, मैम ऐसा कहीं पे है क्या कि अवेयरनेस बहुत कमी, अवेयरनेस की कमी है, और ऐसी जो सजाएं हैं ये एक मैसेज पहुंचाएगी सोसाइटी में कि ये करना कितना गलत है और ये जरा भी नहीं करना। हाँ, मेरे हिसाब से ये तो बहुत ज्यादा गलत, इससे हीनियस काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और एक चीज जो मुझे लगती है कि ये गांव-गांव में और छोटी से छोटी जगह पर पूरे हर एक इंसान के दिमाग तक पहुंचना चाहिए कि बहुत गलत काम है, तभी ये पॉसिबल है कि ये सब रुक सकता है। आज अब हर रोज न्यूज़पेपर खोलते हैं, हर रोज न्यूज़पेपर में गैंग रेप की न्यूज रहती है। इतना सब इनको जो सजा की डिक्लेयर हो चुकी है, फिर भी अभी भी हर रोज वो केसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से हर किसी के दिमाग तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माना जाए, उर्वशी यहाँ पर आप इनसे पूछिएगा, क्या ये माना जाए कि जो लड़कों को नहीं समझाया जाता उनके अपराधों के और उसकी सजा के बारे में, एक वो जिम्मेदारी है, दूसरा वाकई डर अभी तक नहीं आया है ऐसे लड़कों में जिनके दिमाग में ये गंदगी भरी है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे साथ और लेडीज हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या ऐसा कहीं पे है क्या जो लड़के ये कर रहे हैं या जो भी दोषी है उनके दिमाग तक अब तक ये बात नहीं पहुंची, खौफ नहीं पहुंचा है कि अगर आप ये करो तो ये गलत है, इसकी जो इसका जो आउटकम होगा ये बहुत ही गलत होगा? एक्चुअली मैं एक छोटे शहर से हूँ एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ये बात एकदम नहीं पहुंची है। इनफैक्ट निर्भया केस में जो कॉन्विक्ट्स हैं वो एकदम पुअर फैमिलीज से हैं एंड वो 7 साल बाद पनिश हो रहे हैं। सो व्हेन यू गो एंड सी द कल्प्रिट्स हु कम फ्रॉम मोर पावरफुल बैकग्राउंड्स,
They do this because they know they will not be punished. आप कितना भी heinous crime कर लो, if you come from a little upper strata of the society or you have a political backing, you will not be punished. So actually they need to go there and they need to change the laws. They need to have fast track courts. आपको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा. इन केसेस पे आपको अपर कैप लगाना पड़ेगा समय का. और मेरे ख्याल से प्रोसीडिंग्स भी आपको ओपन कोर्ट में करनी चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह की चीज को बदला लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बिल्कुल. हाँ, तो एक तरफ तो आपको फास्ट ट्रैक करना होगा, टाइम लिमिट समय की पाबंदी लगानी होगी, कि अवधि लगानी होगी कि कुछ समय के अंदर ही ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर या फिर रेप केसेस हैं उनका जजमेंट आना चाहिए. निर्भया में 7 साल लगे, जिसमें कि वो तो कितना ज्यादा हाई प्रोफाइल केस है. और दूसरी चीज ये कि इस तरह की लॉज को फिर हम बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं. सही आदमी का कन्विक्शन बहुत जरूरी है, जो कि नहीं होता है. अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो आप देखेंगे कि रेपिस्ट का पनिशमेंट इंडिया में तो नहीं होता है. बिल्कुल. और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, जैसे कि कई ऐसे अपर कास्ट के लोग हो या जिनकी बैकिंग हो, उन कल्प्रिट्स को कितना कितना टाइम मिलता है, कितनी सजा उनको मिलती है, हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, पर वो कितने ज्यादा और इजीली एग्जीक्यूट होते हैं ये तो हमारे इनफैक्ट कैंपेन में ही हमने देखे कि कितने सारे केसेस हैं जो अब तक क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क है. जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल उठाया, बहुत बेहतर बात कही आपके साथ मौजूद गेस्ट ने. और ये बात वाजिब है यहाँ पर कि जो निर्भया के मामले में जो दोषी हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर वो अपने किसी प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तब 7 साल लगते हैं. अगर इस तरह का कोई आरोपी या कोई दोषी किसी प्रभावी बैकग्राउंड से हो तो क्या होगा. नाज पटेल हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़ी हुई है. नाज, यहाँ पर यह सवाल जरूर उठता है, उर्वशी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि ये असर डाल सके, तब जाके 7 साल तक लड़ना पड़ता है एक मां को कोर्ट में अपनी बात, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए. तो ये कितना डर डालता है, ये कितना असर डालता है. और ये फांसी हो जाती है, खास तौर पर स्पेसिफिक जवाब पूछिएगा, फांसी हो जाती है, कितने % तबका है जो आपराधिक मानसिकता का है वो इससे डरेगा. आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे निर्भया केस में जब फांसी हो रही है तो आपको लगता है कि समाज में अब कहीं न कहीं सकारात्मक संदेश जाएगा और जो अपराधी है उनमें खौफ देखने को मिलेगा? खौफ तो बिल्कुल जाएगा इस रिजल्ट के बाद, पर खौफ कुछ कम भी हुआ है क्योंकि आप टाइम पीरियड देखिए, इतने सालों में रिजल्ट आया है. अगर इस पीरियड के बीच में देखा जाए तो हजारों लाखों रेप हो चुके हैं अभी तक, और जो अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं. और अगर लास्ट इंसिडेंट देखा जाए जो हैदराबाद वाला इंसिडेंट हुआ था, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन किया था और उन चारों का एनकाउंटर कर दिया था. ऐसे ही ऑल जो जितनी स्टेट गवर्नमेंट है उनको मतलब कि ध्यान देना चाहिए कि तुरंत ये रिजल्ट आए और लोगों को इससे का फायदा हो. साथ ही हम देखें तो निर्भया की जो फैमिली थी वो हाई प्रोफाइल नहीं थी, एक मिडिल क्लास एक लोअर क्लास फैमिली थी. क्या अगर वो हाई प्रोफाइल होती तो ये केस बहुत जल्दी इसका फैसला आ जाता, क्योंकि जितने सालों तक उस परिवार ने जो दर्द सहा है? नहीं, मुझे इस चीज का नहीं लगता है कि अगर वो हाई प्रोफाइल होते तो भी ये फैसला आता, क्योंकि ये चीज प्रोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है, ये हमारी गवर्नमेंट की सोच पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसका डिसीजन लेना चाहते हैं. जी बिल्कुल. साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता तो है, कहाँ कमी नजर आती है आपको, और आपको लगता है कि और क्या काम होना चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा कोई केस बनता है तो उसके लिए इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्हें सबको मिल करके हमारे लिए एक बार ये सोचना चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे लोग कैसी मेंटालिटी रखते हैं हमारे प्रति, और हम उस सोसाइटी में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. क्योंकि अगर ऐसे लोग हमारे अराउंड घूमेंगे तो वी कांट फील सेफ अराउंड देम. जी, ये फैसला जाहिर तौर पर लोगों को उसका असर याद दिलाएगा, लोग संभलेंगे, लोग ध्यान देंगे. वहीं निर्भया पर फैसले के बाद इंडिया न्यूज ने इंदौर के शहर में बस में बेटियों से उनकी राय जानी. लेकिन निर्भया को आखिर इंसाफ मिल ही गया. पूरा देश इस बात को लेकर अपनी राय प्रकट कर रहा है. इस वक्त मैं इंदौर की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बस में मौजूद हूं और मैं जानना चाहूंगा यहां मौजूद हर उस इंसान से कि निर्भया को अब जो इंसाफ मिला है उस पर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं. मैम, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम कोमल सोलंकी है। कोमल, ये बताएं कि अब निर्भया के जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने अपराध किया था, अब उन्हें फांसी की सजा हो रही है, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि एक जो रेप पीड़ित महिला थी उनको 7 सालों के बाद इसके जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा मिली। हम महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक महिला के सपोर्ट में यह फैसला आया है काफी सालों के बाद। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उन आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है। पर अभी इस पे देखे तो उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन भी है, वो भी खारिज हो गई। वो खारिज हो गई जी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। काफी अच्छा लग रहा है। कोमल, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। बीइंग अ फीमेल, आप इसी तरह बस में सफर करती हैं, किसी तरह का खौफ, किसी तरह का डर आपको महसूस होता है कि अब लगता है कि देश में काफी बदलाव हुआ है? हाँ, जब ये हादसा हुआ था 2012 में, वो मैं उस समय काफी छोटी थी, पर अभी जिस तरह से जो हैदराबाद में एक महिला को जला दिया गया उसका रेप करने के बाद, तो मुझे काफी डर लगता था। मैं काफी जल्दी घर चली जाया करती थी। मम्मी भी बोलते थे कि अंधेरा हो जाता है तो आप 6 बजे के पहले आ जाया करें। तो मैं भी काफी मुझे डर महसूस होता है, बट इस फैसले के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं, महिलाओं के लिए जो कानून है वो अभी भी जीवित है। अब बताइए, निर्भया वाले मामले के अंदर अब आरोपियों को सजा हो गई है, फांसी दी जा रही है, कैसे, क्या कहेंगी आप? होना चाहिए, और क्या, गलत करे तो सही बात है। लड़की इनको छेड़छाड़ करे, परेशानी होती, बच्चे उनको रास्ते में छेड़ाछाड़ी करे तो होना चाहिए सजा ऐसे इनको। इस तरह की सजा होनी चाहिए। सही बात है ना। हम आप मैं भी खुश हूँ, आपको ये इनके तरह से सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा। हाँ, चलते हैं, हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं लखनऊ, जो कि तहजीब की नगरी है। वर्णित गुप्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्णित, 2-3 सवाल हैं, और वो 2-3 सवाल ये है कि क्या यहाँ पर डर की कमी महसूस करते हैं लोग, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है जागरूकता आ चुकी है। इस सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा, लेकिन अपने साथ में लोगों को ये बता दीजिएगा कि मुकेश नाम के इस दोषी ने दया याचिका लगाने का एक खत तिहाड़ जेल प्रशासन को अभी सौंपा है। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं आइए उन्हीं से पूछते हैं कि जो मुकेश है उसने दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से मांग की है, उनसे गुहार लगाई है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? उनकी याचिका खारिज होनी चाहिए, उन्हें कोई याचिका नहीं मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। ऐसा को कोई, आप कैसे देखते हैं क्या होना चाहिए जब ये जो याचिका, जो दया याचिका मुकेश ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति के सामने रखी, कैसे देखते हैं आप? मैं इसको बिल्कुल देखता हूँ, राष्ट्रपति महोदय को जो है तुरंत इसको खारिज कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको फांसी दे देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? सर, न्याय में वैसे भी 7 साल तक ये केस चला है, बहुत ज्यादा पेंडेंसी रही है। मेरा माननीय राष्ट्रपति से अनुमोदन यही होगा कि उन्हें फांसी शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। युवा क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? ये उनको जितनी ही जल्दी फांसी दी जाए उतने लिए हमारे और हमारे देश के लिए बहुत एक उसमें से मुलजिम है मुकेश, उसने दया याचिका के लिए अप्लाई किया, कैसे देखते हैं आप उसे? मिलना चाहिए उसे? जी हाँ, मिलना चाहिए उसको। दया याचिका उसने जो अप्लाई किया उसको मिलनी चाहिए दया याचिका? नहीं, उसको तो फांसी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, फांसी मिलनी चाहिए। आप लोग कैसे देख रही? आप एक माँ है, आप सामने आइए, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी एक बेटी है, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से निर्भया का जो प्रकरण हुआ है उसको देखते हुए, एक आरोपी है वो दया की भीख मांग रहा है, अब राष्ट्रपति के पास उसने उसका दया याचिका गई है। क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? एक माँ क्या चाहती है, और एक माँ की व्यथा जिसने 7 साल तक इंतजार किया अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, लगातार उसने कोर्ट के चक्कर काटे, हर एक दहलीज पे वो गई, और आखिरकार अब उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्याय मिल रहा है। सर, जो कांड निर्भया कांड हुई थी उसमें तो साफ समझ याचिका तो होनी नहीं चाहिए। जो 7 साल पहले कोर्ट ने फैसला लिया था कि 7 साल में उसको अंदर रखा जाए, और उसके बाद बाहर निकाला गया और उसको फांसी, 7 साल पहले उसको फांसी हो जानी चाहिए। मैं एक माँ के नाते से ये बोल रही हूँ कि मेरी भी बेटी है। आज जिस स्थिति में मेरी बेटी मैं अपने घर में बैठा कर रखी हूँ, बाहर नहीं निकलने दे रही हूँ, कोई कोर्स नहीं करने दे रही हूँ, और डर लगा हुआ है। गवर्नमेंट तो लड़की के साथ क्या कांड होगा गवर्नमेंट तो बाद में फैसला लेगी, लेकिन कांड होने के बाद फैसला लेगी ना इस चीज को। एहतियात जरूरी है। बिल्कुल, उसको तुरंत फांसी दिया जाए। कोई दया याचिका नहीं है। जिस समय वो रेप कर रहा था एक लड़की के साथ, उस समय वो क्या सोच रहा था कि मैं काम करने के बाद मुझे माफी मिलेगी? बिल्कुल नहीं, उसको तो फांसी होनी चाहिए। आपकी क्या मांग है? माँ की क्या मांग है? माँ की एक मांग है कि उसको फांसी में लटका दिया जाए। ठीक है,
आप बताइए, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये जो उसने मुकेश बहुत बेहतर समझ आ रहा है वर्णित, समझ आ रहा है। एक मां ने वो बात कह दी इस पूरे डिस्कशन में जो कि जरूरी थी। उस मां ने सीधा सवाल उठा दिया कि जब वो ये अपराध कर रहा था तो क्या उम्मीद कर रहा था उसे दया मिलेगी। नाज हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई है। नाज, मुकेश ने दया याचिका लगाई है इस उम्मीद में कि आखिरी कोशिश होगी, उसको जिंदगी मिल जाएगी। और यहीं पर लखनऊ से एक मां ने भी सवाल उठा दिया कि जब इस अपराध को कर रहा था तो क्या वो दया याचिका की सोच रहा था? नाज, बिल्कुल सही कहा आपने। जो माँ ने ये मांग करी है, जो गुहार कही है, उन्होंने बहुत बड़ी बात करी है कि जब इतने गंदे अपराध को वो कर रहा था तो किस बात के लिए वो अपनी जिंदगी की भीख आज राष्ट्रपति जी से मांग रहा है। मेरे साथ युवा साथी है, हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। निर्भया मामले में एक जो आरोपी है मुकेश, उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है, दया याचिका लगाई है कि उसकी सजा माफ की जाए या उम्र कैद में बदली जाए। मैं यही बोलना चाहूंगा, जब रेप करते हैं तो कोई उम्र नहीं देखी जाती, हम कुछ नहीं देखते हैं। तो जिस तरह से वो गुहार लगा रहा है, राष्ट्रपति जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो याचिका को पूरी तरह खारिज कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग आगे जाके बचे। और ऐसे लोगों की यदि हमारी गवर्नमेंट सुरक्षित रखेगी तो आगे जाके ये ना समझ में आ रहा है। दया याचिका की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अपराधियों को और तमाम को लोगों को याद रखने की जरूरत है कि इस तरह के अपराध का अंजाम क्या होता है। उर्वशी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालिमा आपका भी, नाज आपका भी, और वर्णित आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर हम बात दिखा रहे थे देश की बेटियों की आवाज। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है और अब एक लंबा चल रहा मामला अपने अंजाम के नजदीक है। 22 तारीख को इन अपराधियों को, इन दोषियों को फांसी की सजा दी जानी करीब करीब तय हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही और छोटे से ब्रेक का।